तो इस एनिमे की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इसी का एडवेंचर्स कुछ ऐसे होते हैं कि उनके पास एक काइंड सी गॉड आती है जो कि उसे पावर देती है और दूसरे वर्ल्ड के लोग उस हीरो को काफी पसंद करते हैं। हीरो के पास काफी सारी हीरोइंस होती है। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन मेरी जिंदगी और मेरी हीरोइंस ऐसी है, मेरा एडवेंचर्स ऐसा है और मुझे वो सारी चीजें झेलनी पड़ जाती है जो कि मैंने किया भी नहीं है। तो मैंने इतना तो रियलाइज कर लिया दूसरे वर्ल्ड में आ गई कि जब बात इससे का एडवेंचर्स की आती है तो मेरी जिंदगी और मैं कितना ज्यादा अनलकी हूँ। तो अब सीन पास्ट में जाना है। हमारा मेन कैरेक्टर ओत्सुके रियल वर्ल्ड में था, जहाँ पर वो अपने डेली एक्सरसाइज को करके जैसे रूम में जाता है, गॉड उसे समन करते हैं एंड गॉड उसे बताते हैं कि तुम्हारे मदर और फादर इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते, वो दूसरी दुनिया में रहते थे। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था जिसके अकॉर्डिंग उन्हें अपनी प्रीशियस चीज को देना होगा जो कि अब तुम हो। तुम्हें अब मैं दूसरे वर्ल्ड में समन कर रहा हूँ। ओत्सुके ये सब देखकर काफी हैरान था। फिर हमें दिखाया जाता है उसे दूसरे दुनिया में समन कर लिया जाता है जहाँ की गॉड उसे देखकर कहती है, हाँ ये क्या बकवास है, तुम्हारे पास तो कोई एबिलिटी नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से रवाना करती हूँ। एंड जाते समय वो उसे कुछ पावर्स दे देती है, लाइक वो किसी से भी बात कर सकता है। तभी वहाँ पर गॉड आ जाते हैं। गॉड बताते हैं कि हाँ वो गॉडनेस काफी ज्यादा रूड है, मुझे पता है इसके बारे में, तो अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें अब इस दुनिया में रहना पड़ेगा, तुम्हें अपना ख्याल खुद से रखना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए गॉड चले जाते हैं। ओत्सुके नीचे गिर जाता है जहाँ पर वो देखता है अपने आसपास बहुत सारे पहाड़ है। फिर वो चलना शुरू कर देता है। ऐसे ही रात हो जाती है। ओत्सुके को किसी की आवाज सुनाई देती है, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। ओत्सुके दौड़ते हुए उसके पास आता है जहाँ पर वो देखता है कि एक लड़की को कुछ मॉन्स्टर्स खाने की तैयारी कर रहे हैं। ओत्सुके डायरेक्ट उसको बचाने के लिए जाता है। वहीं ओत्सुके एक किक मारता है और वो मॉन्स्टर बहुत बुरी तरीके से मर जाता है। ओत्सुके अपनी पावर्स को देखकर काफी हैरान था। फिर ओत्सुके उसके पास आता है, कहता है कि क्या तुम ठीक हो? वो लड़की कहती है, क्या तुम मेरी भाषा में बात कर सकती हो? ये काफी स्ट्रेंज है कि कोई इंसान हमारी भाषा में बात कर सकता है। फिर वो लड़की एमा बताती है कि मैं माउंटेन्स पर जा रही थी बलि चढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे विलेज वाले मेरी बलि चढ़ाना चाहते थे। अब आगे वो ओत्सुके को लेकर अपने साथ अपने घर आ जाती है, जहाँ ओत्सुके खाना खा रहा था। वही एमा कुछ मैजिक्स का यूज करके सामान ला रही थी। ओत्सुके ये देखकर काफी हैरान था कि ये मैजिक क्या है। तभी एमा फायर मैजिक का यूज करके उसे दिखाती है। तो ओत्सुके पहली बार फायर मैजिक को यूज करता है और वो उसे ट्राई करता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। तभी एमा पूछती है कि आखिर तुम्हारा लेवल क्या है? तो ओत्सुके कहता है कि ये लेवल क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। तो एमा उसका लेवल चेक करती है। ओत्सुके का लेवल 1 था। वो काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है क्योंकि 1 लेवल एफ रैंक में बिलोंग करता है। तो आगे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ओत्सुके वहाँ से चला गया था। उसने वहाँ पर एक लेटर को लिख रखा था। लेटर में यह लिखा था कि तुम्हारा थैंक यू एमा, मुझे स्पेल को सिखाने के लिए। तो इधर हम ओत्सुके को देखते हैं जो कि डिवाइन माउंटेन्स के पास आ गया था। वहीं वो अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर जितने भी गार्ड्स थे सभी को घायल कर देता है। सारे गार्ड्स कहता है कि तुम्हें हमारे मास्टर छोड़ेंगे नहीं, वो तुम्हें जान से मार देंगे। अब आगे दिखाया जाता है ओत्सुके डायरेक्ट उस खतरनाक मॉन्स्टर के पास आ जाता है, जहां दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। फाइट काफी खतरनाक थी। ड्रैगन मॉन्स्टर लगातार उस पर अटैक कर रहा था, लेकिन ओत्सुके भी अपनी पावर्स का यूज करके उसे जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफी घायल हो जाता है। तो इस बार उस ड्रैगन मॉन्स्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर्स का यूज करके हमारे हीरो ओत्सुके को एक ऐसे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ पर उसकी फ्रेंड आकर डायरेक्ट उसे प्रपोज करती है। वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? यहाँ पर ओत्सुके कह रहा था, मेरे जैसे डम्बेस्ट लड़के को आखिर कोई कैसे प्रपोज कर सकता है? इधर हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन मॉन्स्टर, उसको अब हमारे हीरो में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था। वो उसे देख रहा था। इवन उसे पता चल गया था कि वो दूसरे वर्ल्ड से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आया है। तो इधर ओत्सुके को पता चल गया था कि ये बस एक इल्यूजन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वापस से उसी जगह आ जाता है। अब ड्रैगन मॉन्स्टर उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे? इससे हम दोनों का ही फायदा होगा। तो ओत्सुके कहता है, हाँ ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन मॉन्स्टर एक क्यूट सी गर्ल होती है जिसका नाम मीका होता है। मीका कहती है, अब मैं अपने मास्टर के साथ जो टाइम को स्पेंड करूंगी वो मेरे लाइफ का बेस्ट टाइम होगा। फिर मीका अपनी पावर्स का यूज करती है और ओत्सुके को अपनी दुनिया में लेकर जाती है। वो कहती है कि देखो ये मेरी दुनिया है। तो ओत्सुके काफी हैरान था कि क्या ड्रैगन्स की भी कोई ऐसी दुनिया होती है। फिर ओत्सुके कुछ फ्रूट्स को तोड़ता है। वो कुछ फ्रूट्स मीका को दे देता है। मीका फ्रूट्स को खाती है, उसे काफी मजा आता है। वो कहती है कि वाह ये कितना टेस्टी है।
इधर इत्सुके सोच रहा था क्या वो गॉडेस यहाँ पर नहीं आ सकती था, उसने मुझे निकम्मा समझकर वहाँ से फेंक दिया था। फिर आगे वो लोग उस जगह से बाहर आ जाते जहाँ पर उन्हें एमा मिलती है। एमा कहती है कि इत्सुके क्या तुमने उस डिवाइन ड्रैगन मॉन्स्टर को हरा दिया, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। वो जैसे देखती है मीका को वो काफी सरप्राइज होकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर आगे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। इत्सुके और मीका वहीं पर रुके थे और सारे लोग उनसे काफी खुश थे क्योंकि उन्होंने डिवाइन ड्रैगन मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। इधर मीका कहती है कि क्यों ना मैं इन सारे लोगों को अपने उस दुनिया में लेकर जाऊं, ये लोग काफी हैप्पीली अपनी लाइफ को जिएंगे। तो इत्सुके कहता है कि क्या तुम्हें लगता है वहाँ पर ये लोग सेफ रहेंगे? अगर कोई मॉन्स्टर आ गया, इन पर अटैक हो गया तो क्या होगा? तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आती है। वो कहती है कि तो मैं उन पर एक किक मारूंगी और सभी को बचा लूंगी। ये देखकर इत्सुके कहता है मीका क्या तुम्हारी कोई बेटी थी और तुमने ये बात आखिर मुझे क्यों नहीं बताई? तो मीका कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, ये मेरी बस एक क्लोन है। फिर आगे सभी लोग उस जगह पर आ जाते हैं एंड सभी लोग अपना घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो इत्सुके भी वहाँ पर बैठकर अपनी पावर्स की एक्सरसाइज कर रहा था। तो उसके पास मीका आती है और मीका कहती है कि क्या है ना इत्सुके, मुझे तुम्हारे दुनिया के टीवी सीरियल्स वाली सीरियल्स सारे देखनी है, क्या मैं देख सकती हूँ? वो प्यार से फेस बनाती है। तो इत्सुके भी उससे मना नहीं कर पाता। फिर आगे इत्सुके सारे विलेज की मदद कर रहा था। वो अपनी पावर्स का यूज करके सभी काम को बहुत आसान कर देता है। वहीं वो देखता है कि एक बंदे के हाथ में चोट लग गया है तो वो उसे हील करने की कोशिश करता है एंड वर्क हो जाता है। उसे यकीन हो गया था कि उसके पास हीलिंग मैजिक की पावर भी है। फिर वो अपने हाथों को काट लेता है चेक करने के लिए कि क्या मैं अपनी पावर्स को खुद के ऊपर आजमा सकता हूँ। एंड वर्क नहीं होता क्योंकि हीलिंग मैजिक की पावर खुद के ऊपर वर्क नहीं करती। तभी मीका एक बंदी को लेकर आती है एंड तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि मकड़ी टाइप का एक मॉन्स्टर था। वो डायरेक्ट अटैक करता है मीका से। इत्सुके कहता है जाओ इससे फाइट करो। मीका कहती है कि मैं कैसे फाइट कर सकती हूँ, मेरे हाथ में तो ये बंदा है। तो इत्सुके कहता है फाइट, मैं खुद ही जाकर उससे फाइट करता हूँ। फाइट काफी खतरनाक हो रही थी। इत्सुके लगातार उस पर अटैक करता जा रहा था लेकिन वो मकड़ी वाला मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक था। वो उसके हमले को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है। तो वो इत्सुके को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो लगातार फायर मैजिक से उसके ऊपर अटैक करता है एंड वाटर मैजिक से शूट करता है लेकिन इतना सब होने के बावजूद उस मकड़ी वाले मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। एंड इत्सुके इतनी ज्यादा पावर्स को यूज कर लेता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर मीका दौड़ते हुए उसके पास आती है लेकिन वो मॉन्स्टर उसे अपने हाथों में ले लेता है एंड वो मॉन्स्टर कुछ अजीब टाइप का रिएक्शन कर रहा था लाइक उसे इत्सुके काफी ज्यादा पसंद आ गया था। तो अब मीका कहती है उस मॉन्स्टर से हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। वो मॉन्स्टर कह रहा है कि मुझे इत्सुके काफी ज्यादा पसंद आ गया है, मैं क्या करूँ? मीका कहती है तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मैंने भी वैसा ही किया है। तो वो मॉन्स्टर बिल्कुल वैसा ही करता है, वो भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और वो भी एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। अब आगे इत्सुके की आंखें खुल जाती हैं। उसके पास वो मकड़ी थी। मकड़ी कहती है कि अब से आप मेरे मास्टर हो। फिर उसके पास वो बंदा आ जाता है। वो बंदा कहता है कि मैं एक कमाल का आर्टिफिशियल हूँ, मैं बहुत कमाल की चीजें बना सकता हूँ, क्या आप मुझे अलाउ करेंगे? मैं आपकी इस दुनिया में आकर रह सकता हूँ अपने साथियों के साथ। तो इत्सुके कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर ये दोनों लड़कियां कहती है मास्टर आपको हमें कोई नाम देना पड़ेगा, आप हमारे मास्टर हो तो आपको हमारा नाम तो रखना ही चाहिए। तो इत्सुके कहता है कि अरे ये क्या, अब मैं क्या करूँ? इत्सुके मीका को उसके नाम से कहता है ये तुम पर काफी सूट करता है। मीका अपने नाम को लेकर काफी खुश हो जाती है। उस मकड़ी को वो मीको नाम दे देता है, उससे वो भी काफी हैप्पी हो जाती है। फिर आगे सभी लोग साथ में उन सारे विलेजर्स से बातें कर रहे थे। मीका और मियो काफी लंबी चौड़ी स्पीच दे रही थी तो इत्सुके बस आराम से सोच रहा था। मीका कहती है कि हमारे हीरो यानी कि इत्सुके को हमें कुछ नाम देना चाहिए। इत्सुके कहता है अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, तुम लोग मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। लेकिन सारे विलेजर्स की इच्छा थी कि उसे कोई अनोखा नाम दिया जाए तो अब सभी लोग उसे यंग मास्टर कहकर बुलाते हैं। इत्सुके कहता है इसकी क्या जरूरत है, पर उन सभी के इतने प्यारे लुक को देखकर वो मान ही जाता है। इधर से एक ओल्ड बैंड इत्सुके से कहते हैं तुम्हें गॉडेस ने समन किया है, तुम दूसरे दुनिया से आए हो ना, आखिर तुम्हारा मिशन क्या है मुझे बताओ। तो इत्सुके कहता है कि उन गॉडेस की नाम मत लो, उसने तो मुझे निकम्मा समझकर फेंक दिया था और अगर वो मुझे कोई काम देती तो मैं पक्का उस काम को बिल्कुल भी नहीं करता। फिर आगे इत्सुके पहाड़ों पर कुछ ढूंढ रहा था तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो इत्सुके को देखकर बहुत तेजी से भाग जाती है। इत्सुके उसका पीछा करता है एंड वो इंसानों की दुनिया में आ जाता है जहाँ पर वो देखता है बहुत सारे इंसान है लेकिन वो उसको देखकर डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो इत्सुके वहाँ से दौड़ते हुए भागता है लेकिन रास्ते में वो ये याद करता है कि उस गॉडेस ने कहा था कि तुम इंसानों के अलावा किसी भी भाषा को बोल सकते हो
तो वो उस गॉडेस को काफी गाली देते हुए भाग रहा था। फिर आ गई ये बात वो अपने सारे दोस्तों को बताता है। उसके सारे दोस्त कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं। फिर मीको बता दिए तुम्हारे पास बहुत सारी माना है, इसलिए सारे लोगों को लग रहा था कि तुम एक डेविल हो। तो अब इत्सुके डिसाइड करता है कि वो इंसानों की भाषा को सीखेगा। तो वो बहुत सारे बुक्स को पढ़ता है। उससे कुछ घंटा समझ नहीं आता, लेकिन वो इंसानों की भाषा अपने मैजिक के द्वारा लिखना सीख जाता है। इधर से वो ओल्ड मैन आ जाते, वो कुछ रिंग को बना कर लाए थे। वो इससे कहते हैं तुम इससे पहन लो, जिसकी वजह से तुम्हारे बहुत सारी पावर्स इसमें कंज्यूम हो जाएगी। लेकिन जैसे इत्सुके उस रिंग को पहनता है, वो रिंग वहीं पर टूट जाती। तो ओल्ड मैन कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं दोबारा इससे भी अच्छे बना कर लाऊंगा। एंड देन वो बनाकर लेकर आ जाती, जो कि काफी पावरफुल था। इस बार इत्सुके जैसे उसको पहनना है, वो रिंग नहीं टूटती और उसकी बहुत सारी पावर्स उसके अंदर कंज्यूम हो जाती। फिर वो तीनों साथ में विलेज में जाते हैं। इस बार इत्सुके अपने साथियों के साथ विलेज के अंदर एंटर होने में कामयाब हो जाता है। फिर वो सबसे पहले एडवेंचर गार्ड में जाकर रिसेप्शन से मिलता है, जहाँ पर वहाँ का रिसेप्शन उसे बताती है कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट रैंक डबल एस है और सबसे लोएस्ट एफ रैंक है। तो सभी अपने रैंक को चेक करते हैं, जहाँ पर उन दोनों लड़कियों के रैंक काफी हाईएस्ट थे, लेकिन इत्सुका का रैंक, उसका रैंक एफ था। वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। तो इधर से मियू कहती है कि अरे तुम्हारा रैंक मेरे से इतना कम कब हो गया। मीका काफी गुस्से में आ जाती है, वो काफी चिढ़ जाती है। तो वहीं पर वो रिसेप्शन डरते हुए बताती है कि आप दोनों के रैंक इस गिल्ड में सबसे हाईएस्ट रैंक है। तो सभी मीका और मियू को देखते जा रहे थे। वहीं पर एक बंदा भी था जो उन्हें काफी गहरी निगाहों से देख रहा था। फिर आगे वो सभी रूम के पास आते हैं रुकने के लिए, लेकिन रूम का प्राइस काफी ज्यादा था। मीका काफी गुस्से में आ जाती है। तो वहाँ का ओनर कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं आपके लिए इसका प्राइस काफी कम कर दूंगा, आप यहीं पर रुकिए। वो काफी डरते हुए ये कह रहा था। तो इस बात पर वो सभी मान जाते हैं। फिर आगे इत्सुकी कहता है मीका से, मीका तुम जाकर हमारे सामान की रखवाली करो, हम डिनर करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। मीका काफी सैड हो जाती है। वो कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। एंड देन वो तो मास्टर होते हैं, उसकी बात को उसे माननी पड़ती है। तो वो सामान की रखवाली कर रही थी। इधर से इत्सुकी और मियो साथ में डिनर करते हुए वापस आते हैं। तो उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो कि काफी सैड थी। इधर से मियो उसे काफी गुस्से में ताक रही थी। तो इत्सुकी उसे समझाता है कि ऐसे छोटे बच्चों से बात नहीं करनी चाहिए। फिर वो उससे पूछता है। तो वो लड़की जिसका नाम रीका था, रीका कहती है कि मेरे सिस्टर कहीं खो गई है, मैं उसे ढूंढ रही थी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। तो इत्सुकी मान जाता है। उसे लेकर वो उसी होटल में आ जाता है। फिर सीन मीका की ओर जाता है। मीका के पास कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि उससे फाइट कर रहे थे। मीका काफी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, वो बहुत इजीली उन सभी को हरा देती है और एक बंदे को लेकर वो अपने साथ अपने मास्टर यानी कि इत्सुकी के पास आ जाती है। वो ये सारा कुछ उसे बताती है, लेकिन वो जिसे पकड़ कर लाई थी वो एक लड़की थी। ये देखकर मीका काफी हैरान हो जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। रीका के सिस्टर के साथ आखिर क्या हुआ था। रीका और उसकी सिस्टर ने बहुत सारा लोन ले रखा था, तो अब कर्जदार ने उसकी सिस्टर को पकड़ रखा है। तो अब वो छोटी सी रीका वही करेगी जो कि वो कर्जदार उसे करने के लिए बोलेगा। फिर आगे में दिखाया जाता है कि इत्सुके ने मियो और मीका को काम दे दिया था कि रीका की सिस्टर को तुम लोग ढूंढ कर लाओ। तो वो लोग उस मिशन पर निकल जाते हैं। एंड देन वो रीका की सिस्टर को पकड़ लेते हैं और उससे उन गुंडों से छुड़ा कर लेकर आ रहे थे। जैसे वो होटल की ओर आते तभी वहाँ पर एक मिलसेज नाम का बंदा आ जाता है। वो उन्हें रोक लेता है। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकती, और हाँ उस कचड़े में क्या ही रखा है, तुम लोग मेरी पार्टी में आ जाओ, मैं तुम लोगों को बहुत सारा पैसा, तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब दूंगा। ये बात सुनकर मीका और मियो को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये बंदा होता कौन है, हमारे मास्टर के बारे में ऐसी बात ही करने वाला। वो डायरेक्ट उसे एक जोरदार पंच मारती हैं, पर मिलसेज को कुछ भी होता नहीं है। वो अपनी मैजिक पावर से उस अटैक को रोक लेता है। तो इस बार मीका और मियो और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो अपनी अल्ट्रा पावर का यूज करती है और बहुत बुरी तरीके से उसे मारती है। तो उसका जो बैरियर था वो भी टूट जाता है और उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है। फिर मियो उसके पास जाकर उसे इतना स्लैपिंग करती है कि उसके दोनों गाल एकदम फूल जाते हैं। तभी मीका वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, लेकिन विलेजर्स को पता चल गया था। वो लोग उस जगह से दौड़ते हुए भाग जाते हैं। फिर मौका पाते ही मिलसेज डायरेक्ट उस लड़की को पकड़ लेता है। वो कहता है कि मुझे जाने दो वरना मैं इसे मार डालूंगा। तो इस बात पर मीका और मियो को और भी गुस्सा आ जाता है। वो डायरेक्ट एक जोरदार पंच मारती है। इस बार मिलसेज तो हवा में कहीं उड़ गया था। अब आगे वो लोग आपस में बहस करती है कि मैंने ज्यादा लोगों को बचाया, तो मीका कहती है नहीं मैंने बचाया। इस बात पर वो लोग आपस में लड़ाई करते हुए बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। उनकी ऐसी खतरनाक फाइट को देखकर सारे विलेजर्स काफी डर रहे थे। फिर आगे वहाँ पर रीका पहुँच जाती क्योंकि फाइट की वजह से काफी धुआं उड़ रहा था उस जगह पर। तो इत्सुकी भी वहाँ आ गया था। रीका अपने सिस्टर से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाती। दोनों आपस में गले मिलकर काफी हैप्पी थे। फिर आगे सभी बातें करते हैं।
उसकी सिस्टर जिसका नाम टोमी था वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जान को बचाने के लिए। तो इट्सुकी कहता है कोई बात नहीं। फिर वो दोनों लड़कियों से कहता है मेरे पास आओ, और उन दोनों को बांध कर हवा में उड़ा देता है, क्योंकि उसकी वजह से विलेज का पूरा टाउन एकदम खराब हो गया था, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर आगे वो लोग दूसरे विलेज में चले जाते हैं, जहाँ पर वो गिल्ड में जाकर रजिस्टर करते हैं, जहाँ पर गिल्ड में एक बंदा और गिल्ड की रिसेप्शन आपस में बातें कर रहे थे। गिल्ड का वो बंदा कहता है कि किसी ने बहुत बुरी तरीके से तबाही मचा दी थी, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो गया। इधर से इट्सुकी को समझ आ गया था कि अगर ये दोनों लड़कियां साथ में रहेंगी तो ऐसी तबाही मचती रहेगी, तो अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो अब वो मीका से कहता है मीका समुराई अकेले में प्रैक्टिस कर दे, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। तो मीका भी ना चाहते हुए मान जाती है और वो अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। तो इधर से इट्सुके भी अपने साथियों के साथ निकल जाता है, जहाँ रास्ते में बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, लेकिन म्यू बहुत ही आसानी से उन सभी को डिफीट कर लेती है। लेकिन उन सभी के वैल्यूएबल पार्ट्स को भी वो इसी तरह डिफीट कर देती है। तो सारे एडवेंचर्स म्यू से कहते हैं कि इनके आखिर वैल्यूएबल पार्ट्स को तो डिफीट मत करो। तो म्यू कहती है कि मुझसे ये ना हो पाएगा, यंग मास्टर आप ही जाकर इन मॉन्स्टर से फाइट कीजिए। तो इस बार जो सारे मॉन्स्टर आते हैं उस बार उससे लड़ने के लिए इट्सुके चला जाता है। इधर से सारे गिल्ड्स मेंबर को लग रहा था कि इट्सुके तो एफ रैंक का है, वो क्या ही कर पाएगा, लेकिन उसे तो उसकी असली पावर पता ही नहीं होती। इट्सुके बहुत ही आसानी से सभी को नॉर्मली डिफीट करता है और उनके वैल्यूएबल पार्ट्स को भी छोड़ देता है। तो सारे गिल्ड्स मेंबर्स आकर उनके वैल्यूएबल पार्ट्स को ले लेते हैं। फिर आगे वो लोग शहर में पहुंच जाती हैं, जहाँ पर बहुत अच्छे क्वेस्ट्स रखे थे। क्वेस्ट में ये था कि उन्हें रुपया ही लाना है। तो इस बार इट्सुके उसे ले लेता है। इट्सुके उस ब्रांड टेडी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है रुपया ही लाने के लिए। तो म्यू कहती है कि ये काफी डेंजरस कंपनी है, आपको इनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। फिर रात में सभी साथ में खाना खाते हैं। इट्सुके को खाना खाकर काफी मजा आता है। फिर सभी साथ में सो भी जाते हैं। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। इट्सुकी अपनी पावर्स के द्वारा उस विलेज में आ गया था जहाँ पर उसके सारे दोस्त रहते थे, या यूं कहें हम वो अपने होम टाउन में आ गया था। अब वहाँ पर वो छोटे से मीका से मिलता है, जहाँ पर वो बता रही थी कि देखो यहाँ पर सारे लोग कैसे अपने घर को बना रहे हैं और हमारा प्रोसेस कितना आगे पहुँच गया है। फिर वहाँ पर वो ओल्ड मास्टर आ जाती है। वो कहते हैं कि देखो मैंने इस बार कितने अच्छे से एक आर्मर बनाया है, ये तुम्हारे सारे पावर्स को कंज्यूम कर लेगा और तुम काफी अच्छा हैप्पी फील करोगे। तो इट्सुके उसे ट्राई करता है एंड वर्क उसकी सारी पावर्स उसके अंदर कंज्यूम हो जाती है। फिर इट्सुके अपनी पावर्स के द्वारा उसी कंपनी के ओनर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं खुद की अपनी एक कंपनी खोलना चाहता हूँ और मैं एक बहुत महान मर्चेंट बनना चाहता हूँ। तो वो ओनर कहता है कि तुम्हारी रैंक ही क्या है, तुम एफ रैंक से बिलोंग करती हो और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, इसमें मेरा क्या फायदा होगा। तो इट्सुकी कहता है कि मेरे पास बहुत सारे रुपये आई है, आपको वही चाहिए ना। ये सुनकर वो कंपनी के ओनर काफी हैप्पी हो जाती। वो कहते हैं कि हाँ मुझे वही तो चाहिए, क्योंकि इसका कारण ये है कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे एक कर्ज के बीमार हो चुके और उसका इलाज सिर्फ ये रुपया ही है। तो इस पर इट्सुकी कहता है कि मेरे पास एक ऐसे अल्केमिस्ट भी है जो इसे काफी आसानी से बनाकर आपको दे देंगे। वही ये खबर जानकर वहाँ के सारे लोग काफी हैप्पी हो जाते हैं। फिर इट्सुकी वहाँ पर चला जाता है एक मर्चेंट के पास। वो कहता है कि मुझे भी मर्चेंट बनना है। तो वहाँ की ओनर कहती है कि इसको पास करने के लिए तुम्हें 2 इम्तिहान को देना पड़ेगा। तो आगे इट्सुकी उन दोनों टेस्ट को देने के लिए चला जाता है। वो टेस्ट इतने इजी थी कि लाइक 2 क्लास के बच्चों वाले क्वेश्चन थे, वो बहुत ही आसानी से उन्हें पास कर लेता है। फिर आगे वो अपने होम टाउन में आता है, जहाँ पर वो देखता है कि मीका और म्यू आपस में लड़ाई कर रही थी, क्योंकि कारण ये था कि वो लोग आपस में उस जापानीज टीवी सीरियल्स के शो को देखने के लिए फाइट कर रही थी। तो इट्सुकी कहता है क्या म्यू तुम्हें भी ये सारे जापानीज टीवी सीरियल्स पसंद है? म्यू प्लस करते हुए खाती है हाँ मुझे बिल्कुल ये पसंद है। फिर आगे इट्सुकी अपनी पावर्स के द्वारा बाहर आ जाता है और वो एक अल्केमिस्ट को लेकर जा रहा था। इधर समय दिखाया जाता है टेडी कंपनी का ओनर किसी को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। आगे इट्सुकी वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने पर वो बंदा यानी कि अल्केमिस्ट अपने मेडिसिन को बनाना शुरू कर देता है एंड देन वर्क वो बना लेता है। तभी वहाँ पर एक बंदा तेजी से आ जाता है, जिसकी वजह से वो डर जाता है, लेकिन वो मेडिसिन नीचे गिरता नहीं है। इट्सुकी अपनी जान पर खेलकर उस मेडिसिन को बचा लेता है। फिर वो मेडिसिन टेडी कंपनी का ओनर लेकर अपनी वाइफ को खिलाने जाता है, लेकिन उसकी वाइफ पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो उसे बहुत बुरी तरीके से हर्ट करती है। तो अब इट्सुकी कहना है कि कोई बात नहीं, ये काम भी मैं खुद ही कर देता हूँ। तो आगे इट्सुकी ब्राड की वाइफ के पास पहुँच जाता है। वो उनको पकड़ लेता है एंड ब्राड आकर अपनी वाइफ को वो मेडिसिन पिला देते हैं, जिसकी वजह से उनकी वाइफ और ऐसे करते करते उनके दोनों बच्चे भी ठीक हो जाते हैं। तो आगे अब इट्सुकी ने अपना काम कर लिया था। वो जा रहा था, रास्ते में मीका और म्यू इसका वेट कर रहे थे।
फिर तीनों साथ में जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक अननोन बंदे की एंट्री हो जाती है। वो डायरेक्ट उन पर फायर बॉल से हमला करता है। इत्सुके जैसे तैसे बच जाता है। वो दोनों लड़कियां वहीं पर थी। वो कह रही थी कि अरे ये कितना नॉर्मल सा अटैक था, ये आखिर किसने किया। तो वो बंदा काफी हैरान हो जाता है कि इनको मेरा अटैक काफी नॉर्मल लग रहा है। तो ये बात जानकर उस बंदे यानी कि लैम को काफी गुस्सा आ जाता है। लैम कहता है कि अब मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। लेकिन तभी फाइट शुरू होने से पहले म्यू जाकर बैठ जाती है। म्यू कहती है कि इतनी नॉर्मल से फाइट में मैं अपना टाइम क्या ही वेस्ट करूँ। एंड मीका फाइट करती है। फाइट काफी खतरनाक होती है, लेकिन मीका बहुत ही आसानी से उन सभी को डिफीट कर देती है। तो इधर लैम म्यू को ऑफर करता है कि क्या तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करोगी, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। लेकिन म्यू कुछ बोलती नहीं। अब आगे वो बंदा फाइट करता है। एंड तभी मीका अपने मैजिक के द्वारा उसका पास्ट देख लेती है कि वो तो एक अनाथ है। और वो बंदा बताता है कि मैं फाइट इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मेरी सभी फैमिली को मार दिया गया। वो ब्रांडेड टेडी कंपनी बहुत ही बेकार है और मैं उस कंपनी से नफरत करता हूँ क्योंकि वो टेडी कंपनी सभी बच्चों, अनाथ बच्चों को मार रही है। इसलिए मैंने एक ओल्ड मैन से सौदा किया था। उस ओल्ड मैन ने मेरे साथ मिलकर उसकी वाइफ और उसके बच्चों को कुछ शराब दे दिया था, लेकिन वो ओल्ड मैन पकड़ा गया और अब वो टेडी कंपनी उन्हें काफी टॉर्चर कर रहा है। लेकिन तुमने उनकी मदद कर दी और उनकी वाइफ और उनके बच्चों को पूरी तरीके से ठीक कर दिया, इसलिए मैं ये सब तुम्हारे साथ कर रहा था। तो वहीं पर मीका भी कहती है, हाँ ये बंदा लैम बिल्कुल सही कह रहा है, इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो ये बात जानकर इत्सुके उसे मारता नहीं, उसे छोड़ देता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है शाम का सीन। मीका उसके पास आती है। वो लैम से कहती है, तुम मेरे लिए काम करो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा और रहने के लिए जगह दूंगी। इधर मीका को डाउट हो गया था कि ब्राड कुछ गद्दारी कर रहा है। वो उसके पास आकर देखती है। इधर से ब्राड एक और बंदे के साथ बात कर रहा था कि इत्सुके अपनी एक अलग कंपनी खोलना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर में जाकर हमें काफी प्रॉब्लम होगा। तो ब्राड कहते हैं कि हाँ ये तो बात है, इसका मैं कुछ करता हूँ। फिर आगे इत्सुके मीका को काम दे देता है कि तुम इन सारे एडवेंचरर्स को ट्रेनिंग दो क्योंकि तुम्हें काफी अच्छे समुराई हो। तो मीका बिल्कुल वैसा ही करती है। वो उन सारे एडवेंचरर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। तो इधर इत्सुके डायरेक्ट मीकू के पास आता है। वो उससे कहता है कि तुम टेरेनाक फॉरेस्ट में जाओगी और एम्ब्रोसिया फ्लावर को लेकर आओगी। तो मीकू भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो टेरेनाक फॉरेस्ट में निकल जाती है। तो इत्सुके इधर ब्रॉड के पास आता है। वो उससे कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ब्रॉड कहते हैं, हाँ मुझे पता है तुम एक शॉप खोलना चाहते हो ना, तुम न्यूट्रल सिटी जाओ, वहाँ पर शॉप खोलने के लिए तुम्हें काफी अच्छी जगह मिल जाएगी एंड वहाँ पर मेरी काफी अच्छी जान पहचान भी है। तो अब इत्सुके वहाँ निकल जाता है। इधर हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर म्यू गई थी। वहाँ पर हम दो लड़कियों को देखते हैं जिसका नाम, एक का नाम एरिस था और दूसरे का नाम एक्वा होता है। ये लोग कह रहे थे कि ह्यूमंस कितने डम्बेस होते हैं, उन्हें तो किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है। तो आगे अब इत्सुके अपने होम टाउन आ जाता है जिसका नाम उसने डेमी प्लांट रख रखा है। तो इत्सुके काफी खुश था कि वो अभी एक शॉप खोलने वाला है। सभी लोग काफी हैप्पी होते हैं। वहाँ पर मीका और म्यू भी आ जाती है। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था, लेकिन म्यू कहती है कि मैं एम्ब्रोसिया फ्लावर को ढूंढ नहीं पाई। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। इत्सुके अकेले प्रैक्टिस कर रहा था। तो इधर मीका और म्यू साथ में खाना खा रही थी। उन्हें कुछ अजीब लगता है। वो डायरेक्ट उसके पास आती है। म्यू तो वहीं पर रोने लगी थी, उससे कुछ अजीब लग रहा था। वो कह रही थी कि यंग मास्टर आप ठीक तो है ना। इत्सुके कहता है, अरे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मीका को समझ आ जाता है। मीका कहती है कि मास्टर आप प्रैक्टिस क्यों कर रहे थे, आपको पता नहीं आपके पास ऐसे अनलिमिटेड पावर है। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी पावर ओवर कंट्रोल हो जाएगी, तो आप प्रैक्टिस मत करो। ये बात सुनकर इत्सुके कहता है, अरे अब ये क्या आफत है। फिर वो सिटी में घूम रहा था, तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है जो कि टेमी प्लांट का ही एक ह्यूमन था। उसे देखकर इत्सुके कहता है, ये तो बिल्कुल मेरे तरह लग रहा है, आखिर ये बंदा है कौन। तभी वहाँ एक यंग सी लेडी आ जाती है। वो कहती है कि है तुम क्या मेरे साथ टाइम को स्पेंड करना चाहोगे। लेकिन तभी वहाँ पर मीका और म्यू आ जाती है। वो इत्सुके को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो काफी गुस्से में कहती है कि क्या हम आपके लिए काफी नहीं है, कोई और लड़की आखिर कैसे आपसे बात कर सकती है। तो अब मीका और म्यू गुस्से में आकर इत्सुके को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इत्सुके अपने मैजिक पावर का यूज करके खुद को ही बहुत दूर फेंक देता है। आगे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मीकू इत्सुके के पास आती है, कल की रात के लिए माफी मांगती है। फिर मीकू और इत्सुके चले जाते हैं साथ में एम्ब्रोसिया फ्लावर को ढूंढने के लिए एंड फाइनली उन्हें वो फ्लावर मिल जाता है। तभी वहाँ पर वो दोनों लड़कियां आ जाती है, एरिस और एक्वा। वो कहती हैं कि तुम यहाँ पर इस फ्लावर को चुराने के लिए आए हो ना।
वहीं पर कुछ और गर्ल्स के मेंबर भी आए हुए थे इस फ्लावर को चुराने के लिए। अब वो सब बहुत तेजी से भागने लगती क्योंकि एरिस और एक्वा उन पर अटैक कर रही थी। तो वहाँ पर एक लेडी कहती है कि हे क्या तुम मुझसे फाइट क्यों नहीं कर रहे हो, तुम क्यों भाग रहे हो। तो इत्सुके कुछ कहता नहीं, वो भागता है। फिर इत्सुके कहता है अपने टेलीपोर्टेशन के द्वारा, मीका हमारी मदद करो, देखो ना ये क्या हो गया है मियो को। तो मीका कहती है कि मियो को वैसी चीजें दो जो उसे काफी पसंद है। एंड इत्सुके अपना ब्लड मीको को पिलाता है। जैसे पी दी मीको एकदम ठीक हो जाती है और वो उन दोनों लड़कियों को हरा लेती है। फिर इत्सुके कहता है फाइट के बजाय हमें आपस में बात करनी चाहिए। वो उनके साथ उसके विलेज की ओर निकल जाते हैं। तो अब इत्सुके वहाँ सभी को बताता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ और मैं कुछ मेडिसिन के ऊपर सर्च कर रहा था, इसलिए मुझे एम्बोसिया फ्लावर चाह रहा था। तो वो सारा कहते हैं ओ अच्छा कोई बात नहीं। फिर सभी जा रहे थे लेकिन वो दोनों लड़कियां उन्हें रोक लेती है। वो कहती है कि आज रात आपके लिए वेलकम पार्टी रखी है तो आप कहीं मत जाइए। अब रात का सीन हमें दिखाया जाता है, पार्टी चल रही थी। वहाँ पर हम एक बंदी को देखते जिसका नाम मोल्डो था। मोल्डो कहीं जा रहा था, तभी वहाँ म्यू उसका पीछा करती है। उसे समझ आ जाता है कि ये बंदा ये तो इंसान नहीं, ये लीच बन चुका है। ये बात म्यू जाकर इत्सुके को बताती है। तो इत्सुके उसके पास आता है जहाँ पर वो देखता है कि वो लीच एक इंसान को मार देता है। तो इत्सुके अपनी पावर्स के द्वारा उसे कैप्चर कर एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देता है। सारे विलेजर्स काफी खुश हो जाते हैं। वो कह रहे थे कि हम तो तुम्हें यहाँ पर मारने वाले थे लेकिन हमें नहीं पता था तुमने हमारी जान बचाई, तुम्हारा शुक्रिया। ये बात जानकर इत्सुके कह रहा है क्या आप लोग मुझसे मारने वाले थे। फिर आगे हम डेमी प्लांट का सीन देखते हैं जहाँ पर इत्सुके उस लीच को लेकर आ गया था। उसके बारे में वो सारा इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों बना। और वही वो सारे एडवेंचर भी उसी जगह पर रुके थे। सारे एडवेंचर्स आपस में बातें कर रहे थे कि ये जगह काफी यूनिक है, चलो इस जगह की सारे प्रीसियस चीजों को चुरा कर भागा जाए। तो आगे वो सारे बंदे बिल्कुल वैसा ही करते हैं, यहाँ तक कि वो उस पिग को मार देते हैं और वहाँ पर वो जो लड़की छोटी सी मीका थी उसको भी मार देते हैं। ये सब बात इत्सुके को पता चल जाता है। वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, वो डायरेक्ट जाकर अपनी पावर्स के द्वारा उस लेडी को जान से मार देता है। मारने के बाद उसे काफी बुरा फील लग रहा था। वो कह रहा था कि मैंने पहली बार किसी इंसान को मारा है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। फिर आगे वो उसका अंतिम संस्कार भी कर देता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि इत्सुके ने उस लीच के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, वो भी अब एक ह्यूमन फॉर्म में आ गया था। फिर इत्सुके उसके साथ एक दूसरे टाउन में जा रहा था, तभी ऊपर से गॉड कहते हैं आई फाउंड यू एंड उसको दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं जहाँ पर अचानक से एक लड़की आ जाती है और अब वो लड़की जिसका नाम सोफिया था वो डायरेक्ट इत्सुके पर हमला करती जा रही थी। इत्सुके भी उसके फाइट को सहकर उसके ऊपर अटैक कर रहा था। फाइट के दौरान सोफिया कहती है कि तुम्हें गॉडेस ने समन किया है ना, मैं डेमन्स के लिए काम करती हूँ। अब एक जल्दी बहुत बड़ी फाइट होने वाली है इंसानों और डेमन के बीच। तो इस पर इत्सुके अपने पावर्स के द्वारा देखता है कि कहीं दूर पर बहुत सारे डेमन्स का वार आने वाला है। अब आगे दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। फाइट काफी खतरनाक हो रही थी। इत्सुके भी लगातार उस पर अटैक कर रहा था। सोफिया एक अल्टीमेट अटैक करती है जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तो इसके बाद सोफिया को लग रहा था कि शायद वो मर गया होगा एंड दोनों बातें करते हैं, सही में वो मर ही गया होगा। लेकिन इत्सुके जिंदा होता है, वो अपनी पावर्स के द्वारा डेमी प्लांट आ जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, इत्सुके उन दोनों लड़कियों के साथ सो रहा था। फिर अब आगे इत्सुके उन दोनों को बताता है कि गॉड ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया था। तो इस पर म्यू कहती है कि वो गॉडेस कितने बुरे हैं, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर आगे मीका इत्सुके को बताती है कि देखो मैंने एक और अपनी क्लोन बना ली। वो क्लोन काफी क्यूट लग रही थी। इत्सुके उसके पास जाकर उसके सर को सहला रहा था। मीका कहती है कि ये हमारी बेटी की तरह लग रही है ना। ये सुनकर म्यू काफी चिढ़ जाती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है इत्सुके का शॉप काफी अच्छे से चल रहा था, वहाँ सारे डेमी ह्यूमंस काम कर रहे थे। तभी एक कस्टमर आकर कहता है कि ये कितना अजीब है, यहाँ पर सारे डेमी ह्यूमंस ही काम क्यों कर रहे हैं। तो वहाँ पर ओल्ड मैन आकर उसके स्वॉर्ड को लेकर शार्पन कर उसे कट लगा कर दिखाते हैं। तो वो बंदा कहता है वाओ ये कितना अच्छा है। एंड तभी एरिस आकर उसके ऊपर हीलिंग मैजिक पावर से उसे ठीक करती है, तो वो और भी खुश हो जाते हैं। इसी तरह से इत्सुके का शॉप और अच्छे से चलने लगता है। तो इधर इत्सुके सोच रहा था कि डेमस और ह्यूमंस का वार तो खत्म हो गया, लेकिन इससे इंसानों का काफी ज्यादा नुकसान हो गया और मेरे ही दुनिया से 2 हीरोज को समन किया गया था जिन्हें यहाँ का हीरोज कहा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी काफी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे के रीकैप को लेते हुए। तो तब तक के लिए सायोनारा।